नमस्कार, मैं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक कमोडिटी मार्केट पर आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके हैं, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और आज की चर्चा में हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल है। हमारे साथ हैं भाविक पटेल ट्रेड बुल्स के, अखिलेश जैन हैं टेक्निकल IQ के, प्रफुल्ल विठलानी साहब हैं चेयरमैन हैं आएस्टा के, और नरेंद्र तनेजा हैं एनर्जी एक्सपर्ट हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत कच्चे तेल के साथ, क्योंकि क्रूड का मार्केट 10 महीने की ऊंचाई पर ट्रेड कर रहा है, $92 के ऊपर चला गया है। एक तरफ सऊदी अरब और रूस लगातार इस कोशिश में है कि कच्चे तेल की कीमतों को ऊपर रखा जाए, और दूसरी तरफ ओपेक ने यह अनुमान जताया है कि डिमांड में कोई कमी नहीं आएगी। डिमांड का जो पहले का अनुमान है उस पर ओपेक कायम है। सप्लाई को लेकर ये कहा है कि सप्लाई यहां पर घटेगी और उसमें तेज गिरावट आएगी। नरेंद्र तनेजा जी, आप बताएं सर, $92 के ऊपर चला गया है क्रूड, क्या शतक लगाने की तैयारी में है? देखिए, जैसे आपने कहा, ओपेक का कहना है कि डिमांड में बढ़ोतरी आएगी और सप्लाई साइड से कंस्ट्रेंट होगी। मैं तो सहमत नहीं हूँ इससे। ओपेक एक कार्टेल है। जब वो एक कार्टेल जो है वो अपने फायदे के लिए काम करती है, वो इस तरह के प्रोजेक्शंस देती है, तो उसमें क्रेडिबिलिटी की और ईमानदारी की थोड़ी कमी होती है। तो मैं बहुत ज्यादा अहमियत उसको नहीं दूंगा। लेकिन अभी सबसे बड़ी जो वजह है वो ये है कि डिमांड सप्लाई में तो कोई किसी तरह का अंतर है नहीं। ना कोई डिमांड बढ़ रही है, ना सप्लाई की तरफ से कोई कंस्ट्रेंट है। अगर आप युद्ध यूक्रेन का देखते हैं तो वहां भी वैसी स्थिति है जैसी 4 महीने पहले थी या 6 महीने पहले थी। कुछ नया तो उसमें परिवर्तन हुआ नहीं है। और दूसरी तरफ जो अमेरिका के जो SPR है, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है, उनमें काफी कमी, काफी लो है, नीचे है। और यही बहुत बड़ा कारण है कि सऊदी अरब और ओपेक भी जानते हैं कि अमेरिका के पास जो ऑप्शंस बहुत कम है। अमेरिका सबसे बड़ा तेल का उत्पादक भी है और सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। दूसरी तरफ उन्होंने देखा है कि ये एक ऐसा मौका है जब वो अपनी का जो एजेंडा है कि कीमत को $90 पर ले जाके सस्टेन करना चाहते हैं, और ओपेक प्लस में अन्य देश उनके साथ शामिल है। अभी तक वो सफल हुए हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर डिमांड की तरफ से कोई खास बढ़ोतरी नहीं होती, आप भारत का डेटा देखें, चाइना का देखें, अमेरिका का देखें, जापान का देखें, कहीं कोई ऐसा वजह नजर नहीं आती कि कोई डिमांड में कोई एक बड़ी बढ़ोतरी होने वाली है। सप्लाई साइड भी आप उठा करके देखते हैं। अब डिमांड, इन्होंने प्रोडक्शन कट कर दिया, उससे सप्लाई कट आ रही है, या सप्लाई की परेशानी होगी, तो वो तो फिर आर्टिफिशियल कारण होगा ना, कृत्रिम कारण है, राजनीतिक कारण है। और आपका जो ये है कि कीमत को आप ऊपर ले जाना, इसलिए आप कर रहे हैं। तो मुख्य वजह एक ही है कि प्रोडक्शन कट जो हो रहा है और साथ में माहौल बनाया जा रहा है कि बहुत दिक्कत होने वाली है, तो इससे कीमतें ऊपर जा रही हैं। लेकिन इसका कोई डिमांड सप्लाई फंडामेंटल से मैं आपकी बात से नहीं, आपकी बात ठीक है, लेकिन फिर तो वो अपनी मंशा में कामयाब हो रहे हैं ना। मतलब भाव तो ऑलरेडी ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख रहा है, या मान लीजिए हायर लेवल को सस्टेन कर रहा है। मतलब जो मंशा है ओपेक की, सऊदी अरब की, रूस की, उसमें थोड़ी बहुत कामयाबी तो मिल रही है ना। नहीं, देखिए, थोड़ी बहुत कामयाबी नहीं, कामयाबी तो ज्यादा है, और कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी अगर ये कीमत को $100 पे भी ले जाए। हालांकि अब ये कि क्या वो सस्टेन कर पाएंगे, सबसे बड़ा प्रश्न ये है। दूसरी बात यह है कि भारत, अमेरिका जो दुनिया के सबसे बड़े उपभोक्ताओं में आते हैं, अमेरिका सबसे बड़ा है और भारत सबसे बड़ा तीसरा, दोनों देश इलेक्शन मोड में जा चुके हैं, और दोनों देश नहीं चाहेंगे कि उनके उपभोक्ता के लिए जो तेल की कीमत बहुत ज्यादा हो जाए, पेट्रोल या डीजल की। और भारत में भी अगर $80 से ज्यादा होता है तो भारत के लिए परेशानी है। अमेरिका में बाइडेन साहब दोबारा चुनाव जीतना चाहते हैं, $80 से ज्यादा होगा, उनके लिए भी परेशानी है। और दूसरी बात यह कि ये उपभोक्ता फिर अगर आवश्यकता होगी तो जो इनकी स्ट्रेटेजिक, आपको याद होगा कुछ महीने पहले जब ऐसी स्थिति आई थी, तो अमेरिका, चाइना, जापान, यूरोप और भारत सब ने मिलकर अपने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व को खोल दिया था, और वो तेल लगातार बाजार में आया था। 10 दिन में कीमत वापस उसी लेवल पे आ गई थी। अगर मजबूरी हो गई तो ये जो टेम्पलेट बनी थी, ये टेम्पलेट का दोबारा प्रयोग हो सकता है। जब सऊदी अरब के जो क्राउन प्रिंस भारत में आए थे, तो प्रधानमंत्री स्तर पर इस मुद्दे को उठाया गया और उन्होंने आश्वासन दिया कि इस पर वो काम करेंगे। तो इसलिए मुझे लगता है कि इतना आसान नहीं होगा। आर्टिफिशियली कीमत ले जाने का मतलब ये हो गया पॉलिटिकली कीमत ऊपर ले जाना अपने इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो बाजार तो चुप रह सकता है, बाजार के पास तो विकल्प नहीं होता। लेकिन ये जो बड़े बड़े देश हैं, जिसमें भारत है, चीन है, जापान है और यूरोपियन यूनियन है और साथ में अमेरिका, ये चुप रहेंगे, मुझे ऐसा नजर नहीं आता।
तो सर अगर चुप नहीं रहेंगे तो क्या विकल्प होगा इनके पास, क्या कर सकते हैं ये देश? तो हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। दो विकल्प है इनके पास। एक तो ये जिसकी टेम्पलेट पहले से तैयार है कि इनके जो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स है उसको ये खोलें। अमेरिका में तेल बहुत कम है, लेकिन उसके बावजूद अगर वो खोलते हैं एक पावरफुल मैसेज जाएगा। दूसरा, अब अमेरिका की सऊदी अरब पर उतना प्रभाव नहीं जितना पहले था, लेकिन फिर भी कुछ प्रभाव है। लेकिन भारत का प्रभाव और चीन का प्रभाव बड़ा है, क्योंकि अब जो है सऊदी अरब ब्रिक्स में आ गया है और भारत और चीन अपना अपना प्रभाव लाएंगे। क्योंकि $80 से तेल ऊपर जाता है तो भारतीय उपभोक्ता के लिए तो बड़ी परेशानी, महंगाई के स्तर पर भी भारत में परेशानी पैदा हो जाएगी। और चुनाव का वर्ष आ गया है, तो क्या भारत सरकार चुप बैठेगी? क्या अमेरिकी सरकार चुप बैठेगी? तो दोनों अपने दबाव का प्रयोग करेंगे, भारत भी और अमेरिका भी, ओपेक पे भी और खासतौर से सऊदी अरब पे। उसका ये कहा जाए उसका कोई असर नहीं होगा, मैं नहीं मानता, क्योंकि आर्टिफिशियली कीमत ऊपर ले जानी चाहिए। हालांकि सऊदी अरब की कोशिश है उसको $100 पे ले जाओ, जिससे जब अगर प्रभाव पड़ता है दुनिया को दिखाने के लिए $10 से कम होने दो और कहो हमने देखो हमने बहुत बड़ा काम कर दिया। लेकिन मुझे लगता है इस खेल को सब लोग जानते हैं, तो इसलिए आज जिस स्तर पर तेल है वहां टिक पाएगा, उसको मार्केट फंडामेंटल उसको सपोर्ट नहीं करते। हाँ, ये बहुत ही डिटेल एनालिसिस है। ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही कि बेशक कुछ कामयाबी मिल जाए सऊदी अरब को, रूस को भाव को $100 तक ले जाने में, लेकिन ये फंडामेंटल को सपोर्ट करता हुआ दिखेगा नहीं। बहुत शुक्रिया तनुजा जी आपका जुड़ने के लिए और डिटेल में कच्चे तेल पर बात करने के लिए। और क्रूड के बाद अब हम बात करने वाले हैं चीनी की। चीनी को लेकर इस वक्त खबर बहुत गर्म है, अलग अलग तरह की खबरें आ रही हैं। आप देखिए कि खबर यह आई कि सरकार के स्टॉक पे पूरी नज़र है। चीनी मिलें जो चीनी बेचती हैं स्टॉकिस्ट को, वहाँ से डेटा सरकार लेगी। इसके अलावा आप देखिए महाराष्ट्र में उत्पादन करीब 14-15% घटने की आशंका जाहिर की गई है। दाम चीनी के करीब 6 साल की ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। अगस्त में जिस तरह से बारिश की भारी कमी दिखी है उसका बड़ा इम्पैक्ट गन्ने की क्रॉप पर हुआ है। तो तमाम तरह की खबरें हैं चीनी को लेकर इस वक्त मार्केट में, और इसीलिए हमारे साथ बात करने के लिए खास मेहमान जुड़ रहे हैं प्रफुल्ल विठलानी साहब, जो कि चेयरमैन हैं आइस्टा के, ऑल इंडिया शुगर ट्रेड एसोसिएशन के। बहुत बहुत स्वागत है आपका विठलानी जी। सर, ये आपके रहते हुए चीनी का मामला अनकंट्रोल सा क्यों दिख रहा है विठलानी जी? हमारे रहते हुए नहीं है ठीक है। ये ऐसा है कि एक महीना जो अधिक महीना ज्यादा है। जनरली अक्टूबर के 15 तारीख के आसपास दिवाली रहती है, ये बार नवंबर में है। ये काफी जो चीजें हैं वो समझे बिना भी साइकोलॉजिकल आगे लेके जाते, तो गवर्नमेंट अपना काम करेगी, गवर्नमेंट बैठी है वही इसी के लिए। ये हमारे पास करीबन 80 लाख टन की ओपनिंग स्टॉक है 1 सितंबर को, और करीबन 75 लाख जो 55 लाख जैसी चीनी हमारे पास रहेगी 1 अक्टूबर को। तो हमारे पास चीनी नवंबर एंड तक के लिए है। चीनी यानी फंडामेंटल कोई रीजन नहीं है ऊपर जाने का। आपके सवालों को मैं दो पार्ट में करूंगा। एक जो रहता है कि ये नवंबर तक और नवंबर के बाद। अब इसमें 2023-24 का प्रोडक्शन काफी मिलों का दिवाली के बाद चालू होगा, पर 20-25% मिलों की जो है वो अक्टूबर के लास्ट वीक या नवंबर के फर्स्ट वीक में चालू हो जाएगा। तो चीनी तो हमारे पास अगले सीजन के लिए भी है। और ऐसा होता है कि जब सीजन रहती है नवंबर से लेके मार्च या अप्रैल तक, जैसे भी उपलब्धि हो, तो उसके हिसाब से वहां पे काफी मिलों को, जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक कानून है कि 90% जो है एफआरपी तुरंत देनी चाहिए या 100% तुरंत देनी चाहिए जैसे ही गन्ना आवे उसके 7 दिन के अंदर। तो रॉ मटेरियल परचेस के लिए हमेशा शुगर मिलों के पास लिक्विडिटी कम रहती है, पर्टिकुलरली कोऑपरेटिव मिलों के लिए। तो उस समय वो चीनी जो है कभी कभी तो जो रिलीज मैकेनिज्म के ऊपर जाके भी बेचते हैं, तो प्राइस जो है वो नीचे रहते हैं ये 5-6 महीने के लिए। और उसके बाद जब कोई पेमेंट नहीं रहता है और ऑफ सीजन आती है तो उस समय भाव बढ़ते हैं। तो वही जो हर साल होता है वही ये साल हो रहा है। ये साल एक इतना ही है कि जो अक्टूबर महीने में प्रोडक्शन चालू हो रहा था वो नवंबर में चालू होगा, ऐसी एक जो बात है। वो इसलिए होता है कि जो हमारे कटर्स रहते हैं, केन कटर्स, वो दिवाली सेलिब्रेशन किए बिना फील्ड पे नहीं जाते हैं। तो इस चिंता की वजह से कहीं कोई हैंड टू माउथ में कोई गलत गेम न खेल जाए, इसलिए गवर्नमेंट काफी सबसे प्रोडक्शन डाटा
कंजप्शन डाटा, सेल, लिफ्टिंग, ये सब पे नजर रखना चालू कर दिया है कि कोई घटना बन नहीं जाए इसके लिए। और जहां तक अभी सेकंड पार्ट है कि अगस्त में बारिश कम है। अगर सितंबर में थोड़ी बारिश कम है। पर ये जो असर है वो महाराष्ट्र और कर्नाटक 2 स्टेट पे रहेगी। हम सिर्फ ये 2 स्टेट पे ना देखते हुए पूरा देश को कितनी जरूरत है। देश को जरूरत है 28 मिलियन मेट्रिक टन की, और समझो 1 मिलियन टन अगले साल से ज्यादा रखो, 5 मिलियन टन के बजाय 6 मिलियन टन रखो, तो 29 मिलियन मेट्रिक टन। तो अभी जितने भी प्रिडिक्शंस आए हैं पूरे देश के, वो 31 मिलियन मेट्रिक टन के आए हैं। तो 31 मिलियन मेट्रिक टन में भी 2 मिलियन मेट्रिक टन तो अगले सीजन में एक्सपोर्ट के लिए जगह फिलहाल है। पर गवर्नमेंट उसको जब अच्छी तरह से सीजन जनवरी एंड तक हो जाएगी, तब उसको रिव्यू करेगी कि एक्सपोर्ट के लिए हम अलाउ करें या नहीं करें। दो देश दो देश का बात हो तो बात अलग होती है, पर जब 2 स्टेट है, अपने ही देश के 2 स्टेट में प्रोडक्शन कुछ कम हो रहा है। यूपी में केनल वाटर की अवेलेबिलिटी ज्यादा, वहां पे जो ज्यादा होगा, तमिलनाडु में ज्यादा होगा, तो ये हिसाब से एकंदरित देखेंगे तो हमारी रिक्वायरमेंट की चीनी रहेगी। वर्स कम टू वर्स जो अभी एक डर बताई जाती है कि ये बारिश कम हुआ, अगर 30 भी हो गई तो भी 1 मिलियन टन के लिए एक्सपोर्ट रहेगी। 29 हो गई तो हमें कोई जरूरत नहीं है, ना इंपोर्ट ना एक्सपोर्ट, कोई फर्क नहीं गिरता। पर ये सब चीजें जो मैंने नंबर बताए हैं, वो 5 मिलियन मेट्रिक टन सुक्रोज इथेनॉल के लिए रिजर्व रखने के बाद के हैं। तो इथेनॉल को तो कोई बताएं असर होने वाली नहीं है। राइट सर, आपने जो आंकड़े बताए विठलानी जी, मतलब आपके आंकड़ों को सुनने के बाद सब कुछ बहुत ही मीठा लग रहा है, लेकिन दिक्कत आती है कि दाम खट्टे हो गए हैं सर। आप देखिए 6 साल की ऊंचाई पर चीनी के दाम पहुंच गए। क्यों हो गया ये सब देखिए इतना, ये मतलब अगर नहीं, सारे क्या आंकड़े होगा, अच्छे हैं तो दाम क्यों बढ़ने लगे सर? दाम जो है एक साइकोलॉजिकल है। ये अच्छा। इसके लिए गवर्नमेंट अपना काम कर रही है। हम्म। और जो 50 रुपया पर क्विंटल एक 5 दिन में ही गिर गए, जैसे कि गवर्नमेंट एक्शन में है दिखी, तो तुरंत ही ये दाम गिर गए। और साइकोलॉजिकली कुछ टाइम ऊपर आती है मार्केट, फिर वापस गिर जाती है। पर आप एक भी बात, दूसरी बात भी हमें बहुत अच्छी तरह से ये करनी चाहिए कि ये अगर 3100 रुपए की एफआरपी थी, एमएसपी, तो एफआरपी जो जब हुई थी 3 साल से एमएसपी बढ़ाई नहीं गई है। आज की तारीख में 34-35 रुपीज एमएसपी डिजर्व करती है। तो उससे भाव जो है 6-7% ऊपर है। पर एक सामने ये भी है कि वर्ल्ड प्राइस या एशियन कंट्रीज में जो 62-63 रुपीज इंडियन करेंसी के हिसाब से पेरिटी है, उससे भी करीबन काफी परसेंटेज नीचे हम देखते हैं कि 30-35% नीचे इंडियन इंडस्ट्री बिक रही है, चीनी बेच रही है। और ट्रेड भी उसको सपोर्ट कर रहे हैं और गवर्नमेंट भी साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। अगर आप नजदीक के देश में ही चले जाइए, पाकिस्तान में इंडियन करेंसी के हिसाब से 64 रुपीज है और पाकिस्तान करेंसी के हिसाब से 200 रुपया किलो शक्कर है। तो हमने कोई दाम इस तरह से कोई बढ़ाए नहीं है कि कोई भी दिक्कत किसी को हो। पर हाँ, ये जब आपके नजदीक के देश नेपाल भी बोल रहा है कि हमें कोई 1 लाख टन दो, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मांग डिमांड हो रही है। और श्रीलंका, सब देश मांग रहे हैं, पर लेकिन उनके यहाँ तो आज चीनी इंडियन करेंसी से कम 40% ऊपर बिक रही है। तो डिसिप्लिन में इंडस्ट्री, ट्रेड और गवर्नमेंट सब साथ में काम कर रहे हैं। अगर 3-4 रुपए का अगर किसी को बढ़ा हुआ दिखता है, तो उनको एवरेज देखनी चाहिए कि पूरे साल की क्या होती है। जब सीजन में वो चीनी 31-32 में बिकती है, एवरेज तो आपका जो 34-35 रहता है वही जेब से जा रहा है। आपसे पूछूं एक बात विठलानी जी, कि अभी दिवाली का त्यौहार आने वाला है, मतलब त्योहारों का सीजन शुरू है, क्या ये उम्मीद हाँ, करें कि ये जो पूरा जो फेस्टिव सीजन होगा इसमें चीनी के दाम नहीं बढ़ेंगे? या हाँ, आप उम्मीद ये जरूर रख सकते हैं कि नहीं बढ़ेगा, क्योंकि हमारे पास फंडामेंटल चीनी है। और गवर्नमेंट ऐसा नहीं है कि फायर को फोन किया और बाद में फायर ब्रिगेड आई, वो पहले ही जाग चुकी है। तो उससे हमें तो नहीं लगता है कि कहीं से कोई दाम बढ़ सके। स्टॉक लिमिट लगाने की जरूरत है? हाँ जी सर। आपको लगता है स्टॉक लिमिट लगाना चाहिए चीनी पर? क्या? आपको लगता है स्टॉक लिमिट लगनी चाहिए शुगर पर, चीनी पर? नहीं, मेरे हिसाब से ट्रेड एसोसिएशन, इंडस्ट्री एसोसिएशन के साथ गवर्नमेंट बुला के एक मीटिंग कर ले तो सब रास्ते निकल सकते हैं। स्टॉक लिमिट की जरूरत नहीं है। और अगर
समझो गवर्नमेंट तो माई बाप है, 2 महीने के लिए लगा भी लेगी तो 2 महीने के लिए हमें तो कौन सा ऐतराज है, हमें कौन सा नफा करना है। अच्छा, तो अब तो आपको कोई आपत्ति नहीं है अगर स्टॉक लिमिट लग जाए तो? नहीं, आपत्ति तो है। है। कोई भी रिस्ट्रिक्शंस कभी भी किसी के लिए नहीं अच्छे होते हैं। अच्छा। गवर्नमेंट ने ऐसा कोई कहीं पे भी लगा के कोई ये बेनिफिट नहीं पाया। काफी इंसिडेंट्स है कि कोई दाल या कोई कठोर में ऐसा लगाने के बाद लोग डर के मारे ज्यादा पैनिक होके 140 करोड़ की पब्लिक जरूरत से ज्यादा स्टोर करने लगेगी तो रिवर्स आने के बदले कहीं बढ़ नहीं जाए। बहुत शुक्रिया विठलानी जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और शुगर पर डिटेल में बात करने के लिए कि क्या ताज़ा हालात हैं। तो आप कह रहे हैं ये बहुत अच्छी बात है कि आप गौर से सुन लें कि सप्लाई को लेकर कोई पैनिक नहीं है, तो कोई पैनिक वाली खबर ना फैलाएं ना मचाएं। सप्लाई डिमांड के मुकाबले ठीक ठाक है, लिहाजा कोई बहुत चिंता वाली बात विठलानी जी कह रहे हैं कि है नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि आज के मार्केट में आपको क्या करना है। और हमारे साथ भाविक पटेल हैं, अखिलेश जैन साहब हैं, आप दोनों का बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल भाविक जी आपसे होगा गोल्ड के ऊपर। गोल्ड का मार्केट बड़ा ठंडा सा पड़ गया है सर, एक्शन क्यों नहीं आ पा रहा है? भाविक जी क्यों नहीं ला पा रहे हैं आप एक्शन गोल्ड में? गुड इवनिंग मृत्युंजय जी। देखिए आज 6 बजे ऑल इम्पोर्टेंट यूएस का इन्फ्लेशन का डेटा आने वाला है, तो उसकी वजह से काफ़ी सारे जो ट्रेडर्स हैं आई थिंक वो थोड़े साइड में चले गए। और मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एक बार डेटा आए उसके बाद ही हम रिकमेंड कर सकते हैं, क्योंकि एक्सपेक्टेशन तो है कि ये क्योंकि क्रूड के प्राइस बढ़े हैं तो महंगाई ज़रूर से बढ़ेगी, बट अगर एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा बढ़ते हैं तो मुझे लग रहा है कि गोल्ड और सिल्वर में थोड़ी बहुत और सेलिंग प्रेशर भी आ सकती है। तो कोई भी ट्रेडर एटलीस्ट 6 बजे तक के वेट कीजिए, उसके बाद ही कोई पोजीशन लीजिए। जी ओके। आपका व्यू क्या होगा अखिलेश जी टेक्निकल चार्ट पर? क्योंकि आज महंगाई के आंकड़े आएंगे यूएस में, पहले आपका चार्ट काम करता है कि बंद करता है? आंकड़े आने के बाद काम करता है? क्या करना चाहिए सोने चांदी में? नहीं, नमस्ते मृत्युंजय जी। चार्ट्स बेसिकली एक ओवरऑल स्ट्रक्चर होता है जो ऑलमोस्ट सारे ही लाइक इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को एंड एज वेल एज न्यूज़ेस को थोड़ा सा डिस्काउंट करके चलता है। ऐसा मेरा मानना है। और चार्ट से हम थोड़ा सा पहले आइडिया लगा सकते हैं, नो डाउट। मुझे लगता है कि यस अभी स्टिल डेटा का थोड़ा वेट करना चाहिए, क्योंकि दोनों ही जो कमोडिटीज है गोल्ड एंड सिल्वर वो बहुत ज्यादा क्रूशियल लेवल पे खड़ी है। बट स्टिल मेरा मानना है कि जैसे मैंने कल के शो में भी बोला था कि जब तक सिल्वर 72,000 के ऊपर नहीं जाता फॉर शॉर्ट टर्म, इट्स अ वेरी शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्ट, तब तक हमको सेल ऑन राइज की रणनीति रखनी चाहिए। 70,800 के आसपास, 500 के आसपास यहाँ पे एक भाव बन सकते हैं। एज वेल एज बिकॉज ये जितने भी लाइक अभी इकोनॉमिक सिनेरियोज चल रहे हैं, अब मुझे लगता है कि गोल्ड एंड सिल्वर, स्पेशली सिल्वर काफी ज्यादा डिस्काउंट हो चुका है। और अगर मीडियम टू लॉन्ग टर्म की बात करें तो अगर सिल्वर के भाव इंटरनेशनल के अंदर 22.65 से लेकर 22.50 इस रेंज में हमको मिलते हैं, तो वहां पर एक मध्यम से लंबी अवधि के जो ट्रेडर्स हैं उनको सिल्वर के अंदर लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए। मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है इन रेंज के अंदर। शॉर्ट टर्म सेलिंग करिए 72,000 के नीचे जब तक है, बट लॉन्ग टर्म के लिए 70,500 के आसपास, 800 के आसपास वहां पे खरीदारी बिल्डअप कर सकते हैं। ओके चलिए अब हम शुरू करते हैं सवाल जवाब। रमेश है हमारे साथ, पूछिए रमेश जी। जी अखिलेश सर से सवाल था मेरा, क्या कैस्टर में 15 दिन में 6200 का प्रभाव आएगा क्या? बताइए अखिलेश जी। कैस्टर का जो मार्केट है वो 1.5-2 महीने से काफी ज्यादा स्क्वीज चल रहा है, और इसका जो एक ब्रॉडर रेंज है वो 6100 से लेकर 6400 की रेंज में लगता है। स्टिल मुझे लग रहा है कि जो भी एक बैकग्राउंड डेवलप हो रहा है कैस्टर के अंदर, बिकॉज इट्स काफी ज्यादा टाइम से स्क्वीज्ड है, साइडवेज है, और एक लंबे रन अप के बाद ऐसा हुआ है, तो चांसेस यहाँ पे अपसाइड के हैं। अगर स्पेसिफिकली टेक्निकल लेवल्स की बात करूं तो बिल्कुल छोटे ट्रेड के लिए अक्टूबर बायने में 6300 पे यहाँ पे एक बार स्टॉप लॉस लगाइए। ऊपर मुझे लगता है 6400, 6450 के भाव यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। इन एनी डे अगर भाव 6450, 6400 के ऊपर क्लोजिंग्स देते हैं तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में एक बार कैस्टर 7,000 के आसपास का लेवल भी टेस्ट कर सकता है। तो इसमें खरीदारी में बने रहे, बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखें। 6400 के ऊपर बंद पर यहाँ पे अपनी पोजीशन को एग्रेसिवली आप बढ़ा सकते हैं। जी ओके अगला सवाल राजेश का है, पूछिए राजेश जी। नमस्कार जी। नमस्कार, पूछिए। मृत्युंजय जी, ये 3 दिन पहले आपने गोल्ड पे कॉल किया था, ये दिवाली तक गोल्ड
60,500 से 62,500 के टारगेट दिए थे सबने, और 59,000 में बाय करवाया, 58,800 में, 58,600 में। अब ये रेट आ गए हैं तो जिन भी एनालिस्ट ने बाय करा वो सभी सेल में आ रहे हैं सर। नहीं, ये जो आप देखिए दोनों चीज़ को आप मिक्स कर रहे हैं। ये सेल और बाय की कॉल होती है, ये इंटरडे की कॉल होती है। जो दिवाली तक का जो पोल था हमारा, उस पोल में दिवाली तक का व्यू दिया गया था कि दिवाली तक का ये टारगेट है, तो वो आपका पोजिशनल हो गया लॉन्ग टर्म के लिहाज से। हाँ, अब जहाँ तक सवाल है इंट्राडे का, तो भाविक जी बताइए क्यों गिर रहा है गोल्ड? देखिए, गोल्ड इसलिए गिर रहा है क्योंकि जिस हिसाब से क्रूड के प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो इस हिसाब से महंगाई भी बढ़ रही है, और अगर महंगाई बढ़ रही है तो सारे सेंट्रल बैंक से उनको इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए रेट हाइक करना पड़ता है, या तो अभी फेड है वो रेट कट नहीं कर पाएंगे क्योंकि महंगा हो रहा है ओवरऑल इन्फ्लेशन। तो उसकी वजह से जो डॉलर है वो स्ट्रांग हो रहा है, और जब भी डॉलर स्ट्रांग होता है तो गोल्ड और सिल्वर वीक हो रहा है। तो अभी फिलहाल ये प्रॉब्लम है कि डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, तो इसीलिए गोल्ड और सिल्वर दोनों वीक हो रहे हैं। अगर कहीं से भी फेड एक बता देता है, डोविश कमेंट के बोलेंगे कि आगे हमें रेट हाइक नहीं करेंगे, या तो फिर आगे जाके हम रेट थोड़े कट करेंगे, तो गोल्ड और सिल्वर दोनों में हमें तेजी देखने को मिले। और एक्सपेक्टेशन है कि मार्च 2024 के बाद एटलीस्ट फेड रेट कट करना शुरू करेंगे या तो बात करेंगे। तो एक्सपेक्टेड है कि मार्च 2024 के बाद गोल्ड के प्राइसेस में हमें उछाल देखने को मिलेगा। धीरज है नेक्स्ट कॉलर, पूछिए धीरज जी। सर भाविक जी से पूछना चाहूंगा जिंक के ऊपर कि ये सितंबर क्लोजिंग कहाँ तक जा सकती है, नीचे में या ऊपर में? किसकी? जिंक में सर, 220 पे सेलिंग है। बताइए भाविक जी बताइए। देखिए, जिंक अभी अगर देखें तो 215 से 225 का एक रेंज आ चुका है, तो मुझे लग रहा है कि आई थिंक यही रेंज में क्लोज होगा। नीचे ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लग रहा है 216, और ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा लग रहा है 225 से 228। अगर सितंबर 29 सितंबर का एक्सपेक्टेशन है क्लोजिंग, तो मुझे लग रहा है 223 से 224 के बीच में एक्सपेक्टेशन है कि क्लोज हो सकता है। ठीक है, ओके। अच्छा अखिलेश जी, अब ग्वार पर आपका टेक्निकल चार्ट क्या कहता है? ग्वार के दाम अभी जो हाल में ऊंचाई ग्वार ने टच किया था उससे काफ़ी नीचे आ गए हैं। क्या बाइंग का लेवल आ गया आपके हिसाब से? क्योंकि फंडामेंटली तो मार्केट बहुत स्ट्रांग बताया जा रहा है, क्रॉप को बहुत डैमेज है। एज पर टेक्निकल चार्ट्स मुझे लग रहा है कि यस, गंवार में बाइंग की यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बनेगी। आज भी ऊपर से काफी ज्यादा एक बिकवाली देखने को मिली। मुझे लग रहा है कि गंवार के भाव यहाँ से 70 से 80 रुपए अगर नीचे जाते हैं, अप्रोक्सीमेट 6100 के भाव यहाँ पे देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पे कल के सत्र में, आने वाले सत्र में हमको खरीदारी करनी चाहिए। इसमें एक 6080 का आप बंद का ऐसा रख सकते हैं, या रनिंग में ऐसा लेवल थोड़ा बड़ा होगा, 6000 का ऐसा रख सकते हैं। मुझे लगता है कि गंवार के जो भाव है वापस से एक बार पलटवार करना चाहिए, और ऊपर में 6375 से लेकर 6500 तक की रेंज में वापस देखता हूँ। हालांकि जो ओवरऑल जो वायदा है अभी मुझे 6100 से लेकर 6500 की रेंज में ट्रेड का होता लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर नितिन भाई हैं, पूछिए। सर हाजिर बाजार में कपास का आगे का रेट क्या रहेगा? कपास का बताइए भाविक जी। देखिए, कपास में थोड़े बहुत हमने प्राइसेस ऊपर देखे हैं, क्योंकि जो यूएस है उन लोगों ने एटलीस्ट फोरकास्ट किया है। तो आई थिंक यूएस में, इंडिया में, ग्रीस में, मेक्सिको में, सारे में ग्लोबल प्रोडक्शन कॉटन का है वो कम है। आई थिंक एक ब्राज़ील है कि जिसमें ज़्यादा बढ़ेगा, तो इसकी वजह से हमने प्राइसेस के कॉटन के प्राइसेस ऊपर देखे। आई थिंक कपास मुझे लग रहा है कि हाजिर में नहीं, पर फ्यूचर में देख रहा है तो मुझे लग रहा है 1630 से 1650 तक भी आ सकता है। उसके बाद वो सस्टेन करना थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि अगर डिमांड साइड भी अगर देखें चीनी और मिलर्स की, तो वो भी थोड़ी कम है। तो एक्सपेक्टेशन है कि 1650 तक में भी जा सकता है, उसके बाद शायद प्राइस सस्टेन नहीं कर पाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया भाविक जी आपका और अखिलेश जी आपका जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि कहाँ पर कमाई के मौके बन सकते हैं।